लिसनर्स कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 है, उसमें 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में। तो जिसमें से जो हमारी 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और जो हमारी कम्युनिकेशन की, उसके साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो हमारी 4 यूनिट्स हैं, इनके पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अराउंड हमने आज की वीडियो मिला करके 260 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड में अराउंड हम 330 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन में हमने अराउंड 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर 1 में, वो सारे के सारे इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। आप बस इन क्वेश्चंस को देख लेना, आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। और आप आराम से 35 to 40 क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं पेपर 1 में। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जो दूसरी यूनिट्स हैं, जैसे ही कोई यूनिट इसमें से कंप्लीट होती है, हम उसको ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग? तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो डायरेक्ट टीचिंग से रिलेटेड होंगी? देखते हैं आपका हमारा पहला ऑप्शन क्या है। प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग से रिलेटेड है। प्रमोटिंग इंक्वायरी, फोकसिंग ऑन concepts, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन, ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, प्रॉब्लम रेजिंग, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। फिर जो आपका ये ऑप्शन है, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो गाइस जो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो डायरेक्ट टीचिंग से रिलेटेड है जी। प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन एंड ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। देखिए डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। प्रमोटिंग इंक्वायरी ये इनडायरेक्ट है। और फोकसिंग ऑन ओनली कंसेप्ट, ये भी नहीं होगा इसमें, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट है। तो आपका 1, 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट। और प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड है, देखिए टीचर जो क्या करता है, अगर किसी चीज को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देन फीडबैक देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि डायरेक्ट टीचिंग बिहेवियर होता है, डायरेक्ट टीचिंग रिलेटेड स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम कह लीजिए लेक्चर मेथड होता है, टू एक्सप्लेन ए न्यू कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप डिमॉन्स्ट्रेशन बाय टीचर, दैट इज सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड, या प्रोवाइडिंग वर्क out examples before giving exercise, drill and practice after explanation, review and recapitulation at the end of the class, कि आप उसको जो है बताएं कि हमने ये पढ़ लिया। एक तरीके से आप कंक्लूजन प्रोवाइड करें। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, ठीक है। तो आप एक क्लियर एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दें स्टूडेंट्स को, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट लर्निंग बिहेवियर है। और बाकी अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में क्या आता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है विद रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। प्रोजेक्ट मेथड होता है इन्वॉल्विंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरवेंशन हो, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट है। और जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरवेंशन ना हो, सिर्फ टीचर सेंटर्ड हो, वो हमारा डायरेक्ट टीचिंग मेथड होगा। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में की टीचिंग बिहेवियर और हेल्पिंग टीचिंग बिहेवियर में पढ़ा था। डिस्कवरी लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट, ये भी इनडायरेक्ट में आएगा। केस स्टडी मेथड, इंकरेजिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये सारे इनडायरेक्ट, यानी इसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं और टीचर फैसिलिटेट करता है। तो एक तरीके से ये हेल्पिंग बिहेवियर ही है। और ये जो हमारे डायरेक्ट वाले हैं, ये की बिहेवियर है, ठीक है। की टीचिंग बिहेवियर और हेल्की जो हमारी हेल्पिंग बिहेवियर है, वही डिफरेंस है जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग बिहेवियर में होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिश पोल ड्रॉ इज ए मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इंडिपेंडेंट सैंपल, स्ट्रक्चर्ड सैंपल, नॉन रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल। तो इसमें जो है रैंडम सैंपल होगा, क्योंकि किसी भी फिश के आने की उसमें प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट स्केल्स, या इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट? तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्केल है, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट स्कोर होता है। A shift in attitude is in respondents between 2 points during the data collection is called a reactive effect, maturation effect, regression effect, या conditioning effect। तो इसको बोलते हैं गाइस रिग्रेशन इफेक्ट। जब शिफ्ट आ जाता है किसी रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड में बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो उसको बोलेंगे रिग्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर स्टूडेंट टेस्टिंग?
Types compares the performance of a student with another student's criterion reference testing, diagnostic testing, summative testing, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो इसमें हम नॉर्म्स बना देते हैं कुछ, जिससे जो है क्या करते हैं कि हम दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। Next is snowball sampling is process of selecting a sample using groups, networks, snowballs and computer programs। तो एक नेटवर्क्स होते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में, या इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कि इस तरीके से होता है, मान लीजिए इसने इससे कुछ बोला, फिर ये बंदा दो बंदों से बोल देगा, ऐसे फिर ये जो बंदा होगा ये अगले दो बंदों से बोल देगा, इस तरीके से एक पूरी जो है प्रॉपर चेन बनती जाती है कि सब एक दूसरे से बोलते जाते हैं। तो ऐसी जो होती है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसमें नेटवर्क होता है प्रॉपर। विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, और ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑनलाइन सर्वे है, इसने इस ऑनलाइन सर्वे इसको दिया और इस बंदे से बोला ये ऑनलाइन सर्वे दो लोगों से और शेयर कर दे, और ये दो लोग क्या करेंगे, ये तो खुद भी सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दो लोग साथ साथ में किसी और दो जनों को बोल देंगे, और फिर वो ऐसे पूरी एक चेन बनती जाएगी, या नेटवर्क कह लीजिए। Which of the learner characteristic will influence his or her perspective in a course of study। तो इसमें कौन सा जो है वो कोर्स ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी वो करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। देखते हैं उसके पर्सपेक्टिव को क्या क्या इम्पैक्ट करेगा। लर्नर्स कमिटमेंट, ठीक है, करेगा ये। पेरेंट्स इंटरेस्ट इन लर्नर, ठीक है, पेरेंट का इंटरेस्ट लर्नर में हो ना हो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, यस इट विल इम्पैक्ट। स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न्ड एरिया, ठीक है, ये भी करेगा इम्पैक्ट। फैमिली साइज ऑफ लर्नर, चाहे दो लोग हों फैमिली में या 10 लोग हों, उसकी जो वो है पर्सपेक्टिव है कोर्स ऑफ स्टडी का, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग टू, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस 1, 3 एंड 4, ये राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज बाय ए टीचर इन द क्लासरूम एज लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आया करें तो आप कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया। जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत पढ़ लिया है तो एलिमिनेशन टेक्निक ना भी यूज करूँ तब भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो या कुछ नया सा लगे तो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर लीजिए। तो इसमें देखिए हमें बताना है द फॉलोइंग एट टीचिंग एड्स कैन बी यूज बाय टीचर इन क्लासरूम एज लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। तो अब एक कीवर्ड है लाइव इंटरेक्टिव की डिवाइस। तो क्या ईमेल तो लाइव इंटरेक्टिव की डिवाइस नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इसमें कई बार रिस्पॉन्सेज या फीडबैक जो होते हैं काफी डिलेड होते हैं। तो आप ए जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए ऐसे। स्काइप, यस स्काइप विल बी द लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। तो आप देखिए बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन बन गया आपका ऐसे ही। तो बी सी, तो बी करेक्ट है। स्काइप ऑनलाइन चैट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी सही है। फेसबुक में भी डिलेट वो होता है और ब्लॉग में भी डिलेट होता है जो आपका फीडबैक रहता है। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा बी सी एंड डी। देखिए कितनी आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलम ए प्रेजेंट्स मेथड ऑफ टीचिंग एंड कॉलम बी प्रेजेंट द फोकस ऑफ मेथड्स। मैच द टू कॉलम कोलैबोरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कंस्ट्रक्टिव मेथड एंड टीम टीचिंग। when expertise of teachers are used in teaching, when emphasis is given on student as creator of knowledge, when students share different aspects of learning activity, when students help each other। ठीक है, तो गाइस देखिए जो टीम टीचिंग होती है जब तभी होती है when expertise of teachers are used in टीचिंग। तो डी को आप 1 से मैच करा दीजिए तो आपका ऑप्शन जो है ए वो रिमूव हो जाएगा। और अगर हम कोलैबोरेटिव की बात करें तो व्हेन स्टूडेंट्स शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, ठीक, तो इसमें बोलेंगे कोलैबोरेटिव। तो ए का आपका जो है 3 से मैच हो जाएगा। तो देखिए ए 3 से मैच होते ही आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। ए 3 से मैच हो जाएगा, बी 4 से मैच हो जाएगा। कोऑपरेटिव मेथड जिसमें जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं लर्न करने में। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है वो उसमें हो जाएगा व्हेन emphasis is given on student as creator of knowledge। तो ये जो है आपका 2 से मैच हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से बन गया A3 B4 C2 एंड D1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, reducing teacher oriented lectures, recalling the previous knowledge and engaging entire क्लास। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो टीचर सेंट्रिक क्लासरूम, सॉरी स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम वही होगा जिसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम एड्रेस करते हुए पढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको सीरीज कैसी लग रही है और आप कौन सी नेक्स्ट सीरीज देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।